अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी की टीचर क्लास 10 की। माई सेल्फ मौज़मा नवीद, डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ाने का वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वो पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हमारा है लेक्चर 3, तो हमने आज पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। डिसऑर्डर हम कहते हैं कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हो और वो एकदम डिस्ट्रक्शन, आपकी तबाही की साइड पे चला जाए, ये नहीं कि आपका एक काम सीधी तरह हो रहा है और एकदम रिवर्स इफेक्ट उस काम के आने लग पड़े, तो वो डिसऑर्डर है। अब हमारी बॉडी के रिलेटेड अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर डिसऑर्डर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं सिकनेस, इलनेस। मतलब हम बीमार हो जाते हैं अगर डिसऑर्डर्स का कोई इफेक्ट हमारी बॉडी में हो तो। अब अगर आप देखो तो टॉपिक का नाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी वर्ड के साथ अटैच है, तो इसका मतलब वो डिसऑर्डर्स जो कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहे हैं, उन डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अगर आप पाकिस्तान में बात करो ना, तो पाकिस्तान में इन डिसऑर्डर्स की रेशियो बहुत ज़्यादा है, खासकर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। क्यों पाकिस्तान में ज़्यादा है? क्योंकि पाकिस्तान में एक वर्ड है पोल्यूटेंट, ये इसकी कंसंट्रेशन हमारी एयर में बहुत ज़्यादा होती है। पहले कहा जाता था कि शायद अर्बन एरियाज़ जो होते हैं उधर फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो शायद उधर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उधर ये रहने वालों के डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं। लेकिन नहीं, अब तो हमारे रूरल एरियाज़ में भी ये सब कुछ हो रहा है, तो उधर भी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। टाइम टू टाइम ऐसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे आप देखोगे कि जितनी ज़्यादा हमारी बीमारियाँ उनमें भी रेशो इंक्रीज़ हो रही है। और इस इंक्रीज़ होने की वजह भी है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी या आपकी फैसिलिटीज़ एक साइड पे आपको सुकून दे रही हैं तो दूसरी साइड पे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे कैसे अब आ रहे हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर डस्ट है, एलर्जेंस हैं, उसके अलावा आपके डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर जो कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। उस वजह से, उन टॉक्सिक इफेक्ट्स वगैरह की वजह से हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अगर आपके क्लास 10 के सिलेबस की बात की जाए ना, तो क्लास 10 में जो डिसऑर्डर्स हमने पढ़ने हैं वो है ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, नमूनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। ओके, तो इन डिसऑर्डर्स को मैं अब बारी बारी आपको बताती हूँ। अब ये अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो ये टॉपिक इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आना है ना, तो वो आएगा राइट अ नोट ऑन ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा, 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर कोई आपको एक नोट दे दिया जाएगा कि राइट अ नोट ऑन ब्रोंकाइटिस, या फिर हो सकता है आपको ऑप्शन दे दी जाए कि राइट अबाउट, लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाए कि राइट अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो फिर आपने किस स्टाइल में लिखना है मैं आपको वो भी बताती हूँ कि पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन इनमें से कोई आ जाता है तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। अब उसके लिए ये है कि मैं आपको ना सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन बताऊँगी हर डिजीज़ की, हर डिसऑर्डर की, फिर हम उसका कॉज पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब ये वो हेडिंग्स हैं, अगर आप पेपर में एज इट इज़ इस तरह हेडिंग्स लिखते हो हर डिजीज़ की, देन मार्क्स इज योर्स। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट अपना डिसऑर्डर पढ़ते हैं, ब्रोंकाइटिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डिजीज़ जो कि है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की अगर आप बात करो ना, तो ब्रोंकाइटिस क्या है, नाम से पता चल रहा है ब्रोंकाइटिस क्या है। ये ब्रोंकाई और ये TIS, इसका TIS का हमेशा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन। बाकी वर्ड ब्रोंकाई, तो इससे आपको पता चल गया कि हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, इनकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस। फॉर एग्जांपल अगर आप डेफिनेशन लेते हो ब्रोंकाइटिस की, तो इस तरह इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन की होती है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में और फिर लंग्स में आके, ये देखो अगर ये लंग्स में आके ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ये अब हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब इन्फ्लेमेशन कैसे होगी, हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं ब्रोंक्यूल्स की, ये क्या करेंगी, एक्सेसिव सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगी। उस सिक्रीशन को हम नाम देते हैं म्यूकस का। ठीक है, वो जब म्यूकस एक्सेसिव सिक्रीशन प्रोड्यूस होगी इस जगह पे, तो ये ब्रोंक्यूल्स अपने आप इन्फ्लेमेट कर जाएंगी, मतलब स्वेल कर जाएंगी। जैसे उनकी स्वेलिंग होगी, तो अब ये देखो पहले आपको एयर पास आउट करने का कितना ज़्यादा मतलब डिस्टेंस था,
एयर पास आउट करने का। लेकिन अब एयर देखो डिस्टेंस कम हो गया है क्योंकि म्यूकस सिक्रीशंस आ गई हैं, तो डिस्टेंस हमारा एयर का आने का पास इन और पास आउट होने का कितना कम हो गया है डिस्टेंस। अब ये क्या करेगा, ये आपकी सांस लेने में मसला पैदा कर देगा। जब डिस्टेंस ही कम हो गया तो इंसान जब सांस लेता है तो वो सांस ना तो सही से अंदर लंग्स तक जाती है। पहले ये था कि सीधा आपने सांस लिया, आपके एक एल्वेओलाई में सांस चली गई। इसमें ये है कि अब आपने सांस लेते हो, अब आपकी म्यूकस सिक्रीशंस आ रही हैं, वो उस सांस को अपोज करेंगी, उसको रोक देंगी, उसको आपकी हर एल्वेओलाई लंग्स में नहीं जाने देंगी। इस वजह से हम इस बीमारी को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस की बात करो तो इसमें क्या होगा कि आपके स्वेलो हो जाएंगी ट्यूबुलर वॉल्स और नैरो हो जाएंगी। स्वेलो होंगी तो अपने आप स्पेस कम हो जाएगी तो नैरो होने लग पड़ेंगी। अब अगर आप इसका वजह तलाश करो ना कि ये क्यों होता है, ब्रोंकाइटिस क्यों हो रही है, अच्छा भला इंसान सांस ले रहा है, सांस बाहर निकाल रहा है, तो फिर क्यों हो रही है, तो इसकी बहुत से वजूहत है, जिनमें से जो मैंने 2-3 मेंशन किए हैं वो ये है वायरस, बैक्टीरिया और इरिटेंट। वायरस बैक्टीरिया मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। बाजू का हमारे हैंड्स पे भी इतनी दफ़ा बैक्टीरिया बैठे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हमारी बॉडी का मैकेनिज्म उनके खिलाफ लड़ रहा होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर आने वाला वायरस आपकी सेंसेस बताए, आपको आपकी सेंसेस पता चलें कि यार ये वायरस तो आया है, अब इसने इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि हमारी हैंड्स पे, हमारी बॉडी पे इतने बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बॉडी उनके खिलाफ मैकेनिज्म कर रही होती है। ठीक है, अब इसमें इरिटेंट्स में ये होता है कि इरिटेंट्स में आप ले लो फॉर एग्जांपल स्मोकर्स, जो स्मोक करते हैं, स्मोकर्स जब वो स्मोक करते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तो जो उसमें से इरिटेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हमारी जो सिगरेट है वो केमिकल जब आपके इनहेल करते हो, जब एक स्मोकर वो केमिकल इनहेल करता है तो वो इनहेलेशन से वो वाले जाके आपकी जितनी भी एयरवेज हैं उनको इसी तरह ब्रोंकाइटिस हो जाए या फिर ट्रैकिया जो है वो इन्फ्लेम कर देगा तो इसको हम ट्रैकाइटिस कह देंगे। इसी तरह ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो जिस जगह से वो केमिकल पास आउट होगा उस जगह पे हमारी इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म उसके खिलाफ लड़ेगा। एज अ रिजल्ट वो पस रिलीज़ करेगा, वो म्यूकस सिक्रेशन रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारे डिसऑर्डर हो जाएगा। अब अगर आप ब्रोंकाइटिस की टाइप्स की बात करो तो ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं वो ब्रोंकाइटिस जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब किसी को कोई डिजीज़ या ब्रोंकाइटिस हुई है, ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो रिकवर हो गया, उसे कोई ऐसा ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसे कफ होगी, थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी या फीवर वगैरह हुआ है, उसके बाद उसे मेडिसिन ली और वो ठीक हो गया। इस ब्रोंकाइटिस को हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है कि वो इलनेस जो 3 मंथ से लेके 1 ईयर 2 ईयर या मैनी ईयर्स तक चलती रहती है, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि एक इलनेस, एक बीमारी जो आपको लगी है ये ब्रोंकाइटिस की, ये अब आपके साथ चलती जा रही है, इसको हम कहते हैं क्रोनिक। इसमें क्या होगा कि आपकी जो कफ है उसके अंदर म्यूकस सिक्रेट होगा, म्यूकस जो है वो इतना ज़्यादा वो सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी कि हम लोग सही से सांस भी नहीं ले सकते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो जाती है। और इसका ये है कि इसके चांसेस दरअसल में अगर तो अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके चांसेस जो हैं ये फिर ब्रोंकाइटिस ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए ना तो फिर एक नेक्स्ट बीमारी जो है एम्फिसीमा, ये उसकी फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि एम्फिसीमा इंसान को हो जाता है, फिर फर्दर ब्रीथिंग के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग पड़ते हैं। तो अब उसमें अगर आप सिम्टम्स की बात करो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्रोंकाइटिस है, तो इसमें ये है कि पहली चीज़ थकावट। इंसान जब ज़ाहिर सी बात है एक बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सेल्स बने ही ऑक्सीजन से, उन्हें ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन हमें अंदर नहीं जा रही, हमारी बॉडी एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर रही, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली हर इंसान थक जाएगा, उसे फटीगनेस होगी, इसे हम कहेंगे थकावट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कफ। अब देखो जब आप इरिटेंट्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, अब बॉडी एज अ रिएक्शन उन इरिटेंट्स को रिमूव करने की कोशिश करेगी, तो वो रिएक्शन में कफ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, या तो फिर क्या होगा कि सांस जो है वो सही तरह से नहीं आती लेकिन कफ प्रोड्यूस करेगी ताकि कुछ एल्वेलाई जो हैं वो आए, उन तक तो एटलीस्ट पहुंच जाए, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि नहीं एल्वेलाई तक पहुंच जा पाती। ब्रोंकाइटिस में भी अर्ली स्टेजेस में पहुंच जाती है, क्रोनिक स्टेजेस में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद है स्प्यूटम। स्प्यूटम हम क्या कहते हैं, बलगम, कि जो सही तरह से म्यूकस प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा है, म्यूकस की सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा होने, क्योंकि हमने पढ़ा है ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, जब एक्सेसिव सिक्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो जब आप कफ करोगे तो स्प्यूटम ही आएगा। फिर उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में क्या है कि सांस जो है वो सही से नहीं ली जाती, सांस लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कभी एक्सरसाइज आपने की हो तो एक सोदम एक्सरसाइज करते हुए भी सांस चढ़ जाता है, सांस में सही तरह से प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम अक्सर कह देते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। लेकिन वो तो एक टेम्परेरी फेज़ होती है, लेकिन ये कि इसमें एक परमानेंट फेज़ हो जाती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत रहती है। नेक्स्ट आ जाता है चेस्ट पेन। अब एक इंसान वो बार बार कफ कर रहा है, वो फटीक में है, उसके स्प्यूटम प्रोड्यूस हो रही है, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो अब ये हमारा ये प्रोसीजर भी सारा हो भी थोरेसिक कैविटी में रहा है, चेस्ट कैविटी जिसे कहते हैं उसमें हो रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी रिएक्शन शो करेगी एज अ पेन, तो वो पेन हम कहेंगे चेस्ट पेन, बॉडी एज अ रिएक्शन शो करती है। फिर उसके बाद फीवर। अब देखो कोई भी इरिटेंट बॉडी के अंदर जाता है ना, तो बॉडी के मैकेनिज्म इस तरह होता है वो उसके खिलाफ लड़ते हैं, जब बॉडी उसके खिलाफ लड़ती है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमें फीवर होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को हो जाता है फीवर, बाद कुछ लोगों को नहीं भी होता, वो इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ये होता है ज़्यादातर फीवर होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, यानी कि वही चीज़ की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। जब आप एक्सरे करवाते हो चेस्ट के एक्सरे, मोस्टली हम डायग्नोसिस से करवाते हैं कि चेस्ट के एक्सरेज करवाते हैं हम, तो जब आप एक्सरेज करवाते हो चेस्ट के तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी तो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल सेल काट चुकी हुई हैं, तो वो एक एक्सरे से आपको एक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हम उसे कहते हैं कि उसके ज़रिए हमें ना ब्रोंकाइटिस का आइडिया हो जाता है। तो अगर आपने इसका ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्टर्स मोस्टली जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें जो अगर आप उनकी क्लास देखी जाए तो वो कफ मेडिसिन होती हैं और एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि आप मोस्टली होता है कि ये बैक्टीरियल एजेंट हमने कहा है ना कॉज, ये कॉज बैक्टीरिया इसका, तो वो ऐसे होता है कि बैक्टीरिया ज़्यादातर जब इनहेल हुआ होता है वो इसका कॉज होता है, तो उसके नतीजे में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। जो हमने नेक्स्ट सेकंड वाली पढ़नी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा सबसे पहले तो आपको एम्फिसीमा का बताऊं मैं क्या होती है कि इसके अंदर अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो ना, तो डेफिनेशन में ये है कि आपके जो एल्वियोलर वॉल्स हैं, ब्रोंकाई की हद तक हम थे कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन एम्फिसीमा में हमने बात करनी है एल्वियोलर वॉल्स की, यानी कि वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। हमारे लंग्स किससे मिलके बनते हैं, एल्वियोलाई से। तो जो एल्वियोलर वॉल्स होती हैं उनको हम क्या होगा कि उनकी डिस्ट्रक्शन होती जाएगी। अब देखो, अगर आप ये देखो, ये एक दो सेल्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये सैक्स कितने ज़्यादा बने हुए हैं। अब जितने ज़्यादा सैक्स होते हैं उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। अब सैक्स ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, हमारी ब्रीथिंग रेट, हमारी रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहेगा। जिस तरह एयर अंदर आ रही है उसी तरह वो बाहर जाएगी, उसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें यह क्या होता है कि इसमें ये डिस्ट्रक्शन, एल्वियोलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होने लग पड़ी है, ये अब डिस्ट्रॉय होने लग पड़ी है। अब जब एल्वियोलर वॉल्स ये इस तरह डिस्ट्रॉय होने लग, ये अंदर से ये एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉय होने लग पड़े हैं, तो इससे क्या होगा, ये सेकंड इमेज आप देख सकते हो कि ये एयर अंदर तो चली गई है, उसे बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, हमारा सरफेस एरिया कम हो गया। इसमें सरफेस एरिया हर सैक का था और बहुत ज़्यादा था, इसमें अब सिंगल सैक बन गया तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया। अब एयर ने अब अंदर आना है ना, तो वो सही तरह से वापस बाहर नहीं जा सकेगी, ना तो वो हमारे एल्वियोलाई तक जा सकती है, ना ही वो हम नॉर्मली उसे एक्सपायर कर सकते हैं। तो इस डिज़ीज़ को या इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एम्फिसीमा। अब इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल ये लंग्स हैं, तो लंग्स हमें पता है इलास्टिक टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं ये सारे क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय होने लग पड़ेंगे, हमारे लंग्स के टिश्यूज़ ब्रेक हो जाएंगे। अब जब आपके लंग्स के टिश्यूज़ ही ब्रेक हो जाएंगे, जैसे एल्वियोलाई से मिलके बना है तो एल्वियोलाई की वॉल्स ख़त्म हो गई हैं, तो एक लार्ज सैक बन गया है। इस तरह लंग्स जब इनहेल करते हो आप एयर को, तो एयर इनहेल अंदर आ गई, ठीक है। अब उसने बाहर जाना है, वो बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि जब लार्ज सैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो आपका हर सैक जो है वो एक्सपायर्ड एयर करने में हेल्प करता है। वो क्या होगा कि आप जब ये इस तरह सैक ज़्यादा थे तो उनमें क्या होगा, हर सैक से एयर बाहर आएगी, तो लंग्स जो हैं हमारे नॉर्मली वो अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे एक्सपायरेशन के बाद। लेकिन एम्फिसीमा में ये होता है कि इसमें से एयर एक सिंगल सैक है, उसमें से लंग्स जब आप इंस्पायर करते हो एयर में लंग्स में जाती है
तो वो एयर वापस सही तरह से बाहर नहीं आ पाती और लंग्स भी अपनी पोजीशन पे, अपनी नॉर्मल जो उनका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वापस बैक नहीं आ सकते। तो इस डिजीज़ को हम एम्फिसीमा का नाम देते हैं। अब एम्फिसीमा में होता क्यों है? सबसे पहली बात कि ये ऐसा क्यों हो रहा है एम्फिसीमा में? इसमें ये है कि आपका ना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, या तो स्मोक आ जाता है, हम लोग बहुत स्मोक अगर ये इनहेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से एम्फिसीमा होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, वो ब्रोंकाइटिस जो कि ट्रीट नहीं किया गया, अगर तो ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट हो जाता है जो मैं हमने पहले पढ़ा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो अनट्रीटेड है, तो फिर एम्फिसीमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन, आपका इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, म्यूकस जो है वो उसकी सिक्रीशन ये ज़्यादा हो जाएगी, म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होती जाएगी, एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एल्वियोलर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब जैसे जैसे एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो लार्ज सैक्स बनने लग पड़ेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये लार्ज सैक्स से करेंगे, हमारी एयर अंदर तो चली गई है, वो वापस एक्सपायर नहीं हो पाएगी, वो वापस अपनी लंग्स अपनी बैक टू पोजीशन नहीं आ पाएंगे। तो इस डिजीज़ को हम कहेंगे एम्फिसीमा। अब अगर इसके सिम्टम्स बात करें तो इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट ब्रोंकाइटिस की तरह ही है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी ब्रीथिंग रेट में प्रॉब्लम आ गया है, कफ बहुत ज़्यादा हो रही है, फीवर बहुत हो रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, फटीग हो रही है कि चला फिरा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। ट्रीटमेंट में हम मोस्टली इसको देते हैं वो है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स जो होते हैं ना, असल में हम मोस्टली देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। अब वो इस डायलेटर्स जो होते हैं, डायलेटर्स वो चीज़ होती है जो कि आपकी वेन्स को खोल दे, मतलब जिधर जिधर नैरो हो गई हैं ट्यूब्स, उन ट्यूब्स को खोल दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायलेटर। तो ब्रोंकाई को, ब्रोंका या ब्रोंकियल ट्यूब्स को खोलने के लिए, उन्हें डायलेट करने के लिए इस तरह, मतलब कि पहले इस तरह आए तो इस तरह हो जाए, इन चीज़ को हम देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। ये मेडिसिन की क्लास है, वो हम पेशेंट को मोस्टली देते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स होते हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमने थर्ड वाली डिजीज़ पढ़नी है वो है नमूनिया। नमूनिया किसे कहेंगे? नमूनिया का लफ्ज़ अक्सर हमने आजकल बहुत सुना होगा, पाकिस्तान में तो बहुत सुना होगा क्योंकि पाकिस्तान में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा हाई रही हुई है। तो इसमें डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इन्फेक्शन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, नमूनिया जैसी डिजीज़ सामने आती है। अब इसकी अगर कॉजेज़ की बात, अगर हाँ सबसे पहले इसमें अगर लंग्स में, अगर तो दो लंग्स हैं हमारे जैसे, ठीक है, अगर तो एक लंग को इन्फेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड नमूनिया सिंगल। अगर तो ये दोनों लंग्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया, ठीक है, दोनों के दोनों लंग्स अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो हम फिर तो कहते हैं डबल नमूनिया। अगर इसकी कॉज कहा जाए ना, तो कॉज में अगर हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन से बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये अफेक्ट करते हैं तो हमारे लंग्स को, जिसकी वजह से नमूनिया होता है। अब इसमें हम जो मोस्टली बैक्टीरिया कहते हैं ना, मोस्टली जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है ये, एक ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा नमूनिया जैसी को डिजीज़ लाने में बहुत, मतलब कि इसका मेजर रोल होता है। इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल जाएंगे एल्वियोलाई में, हमारी सांस के ज़रिए अंदर चले गए, एल्वियोलाई में चले गए, एल्वियोलाई में जाकर ये सेटल हो जाएंगे। अब इधर ये सेटल हो गए, उधर ये ग्रो करने लग पड़े हैं, अब इससे मल्टीप्लाई करने लग पड़ना है इस नमूनिया ने, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ने। अब जैसे ये ग्रो स्टार्ट होगा, ग्रो होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट हम रह भी होस्ट में रहा है, एल्वियोलाई में रहा है, और क्या करेगा, लंग्स के टिश्यूज़ ही ब्रेक करने लग पड़ेगा। अब जैसे ये लंग्स के टिश्यू ब्रेक करने लग पड़ेगा तो हम इसके नतीजे में क्या होगा, फ्लड और पस, ये सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब देखो लंग्स जो है वो टिश्यू से मिलके बना है, एल्वियोलाई से मिलके बना है। अब लंग्स के अंदर ना तो एल्वियोलाई रहेंगे ना टिश्यूज रहेंगे, तो इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड या म्यूकस सिक्रीशंस या पस सिक्रीशंस, जो कि ये पस असल में ना हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है ना, तो बॉडी एज अ रिजल्ट उसके रिस्पॉन्स में जो उसके साथ उसके खिलाफ लड़ती है ना, उसके रिजल्ट में हमें ये एक सिक्रीशन मिलती है, वो होती है पस। तो इस वजह से इधर वर्ड मैंने पास लिखा है।
अब लंग्स के अंदर यही चीज़ें रह जाएंगी। जब ये रह जाएगी तो सांस लेने में ऑब्वियसली सिम्टम्स इसके शो होंगे कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, कोल्ड की वजह से मतलब कि बहुत सर्दी लगती है इंसान को, शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, फीवर बहुत होने लग पड़ता है। उसके अलावा कफ है, साइनोसिस एक बीमारी है साइनोसिस। साइनोसिस में ये होता है कि इंसान का ना कलर जो होता है बॉडी का वो ब्लू होने लग पड़ता है। वो ब्लू क्यों होने लग पड़ता है? ऑक्सीजन सही तरह से नहीं डिलीवर हो पाती जब बॉडी पार्ट्स पे, तो वो फिर एज अ रिजल्ट बॉडी जो है वो ब्लू ब्लू कलर शो करती है, उसे हम कहते हैं साइनोसिस। क्योंकि अब देखो नमूनिया है, लंग्स में एल्वेलाई नहीं बचे, उनके टिश्यूज नहीं बचे, तो ऑक्सीजन कहाँ जानी है, कैसे डिलीवर होनी है? तो एज अ रिजल्ट क्या हमारे सिम्टम्स में आता है? साइनोसिस होने शुरू हो जाती है। टाइप्स की बात करो ना, दो तरह की टाइप्स है, लोबर नमूनिया और लोब्यूलर नमूनिया। अगर तो लोब्यूलर नमूनिया और साथ में ब्रोंकाइटिस भी है, मतलब ब्रोंकाइटिस वाली डिजीज़ भी है और लोब्यूलर नमूनिया भी है, तो फिर हम इसे कहते हैं ब्रोंको नमूनिया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू डिजीजेस। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम देते हैं मोस्टली एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स याद रखना तब देंगे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। पिछली एम्फिसीमा जो था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक, क्योंकि हमने कहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाता है। इसमें भी हमने लिखा हुआ है, इसमें तो करता ही मोस्टली मेजर जो रोल है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ये असल में बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ये जब बैक्टीरिया अफेक्ट करता है ना बॉडी को, तब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा वैक्सीन हम देते हैं, वैक्सीन इन्फेक्ट करवाते भी हैं बच्चों की, कि ताकि इनको इस तरह की डिजीज़ होने से वो बच जाएं। डिसऑर्डर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, दिस इज़ एस्थमा। एस्थमा ये इसके आप बहुत फेमिलियर हो इस वर्ड से, आपके ये तकरीबन हर फैमिली में हर जगह कहीं ना कहीं आपको एस्थमा का पेशेंट ज़रूर नज़र आ जाता है। अगर आप इसकी बात करो एस्थमा होता क्यों है, तो ये हमेशा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, किसी एलर्जी की वजह से होता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी एलर्जी हुई है आपकी, तो उसके क्या ज़रिए होगा, ब्रोंकाइस स्वेल कर जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, वही हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन हो गया। ब्रोंकियल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, जो हमने जैसे ब्रोंकाइटिस में पढ़ा, एम्फिसीमा में पढ़ा, वही चीज़ इधर पढ़नी है। ब्रोंकियल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, जिसकी वजह से म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो हमारे जो एयर पैसेजवेज हैं, यानी कि एयर जहाँ से आ रही है वो रास्ते, वो क्या होंगे, वो नैरो होने लग पड़ेंगे। खुद आपको देखो, ये आपकी फॉर एग्जांपल एयर नॉर्मल पैसेजवे है, इधर भी सिक्रीशन हो गई, ऊपर भी सिक्रीशन हो गई। अब वो रास्ता इधर पहले इतना था तो अब इतना हो गया, तो नैरो हो गया, मतलब छोटा हो गया, कम हो गया, तो एयरवेज नैरो हो जाएंगे। अब खुद आपको पता है कि एयरवेज नैरो हो जाएं तो जो सांस इतने वाले में आराम से आ रही है, अब इसमें वो रुक रुक के आएगी और सही तरह से नहीं आएगी, जिसकी वजह से ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी होती है। और अस्थमा के पेशेंट्स हमेशा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, उनका मेजर इशू यही होता है कि फ़ौरन उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ के इशू स्टार्ट होने लग पड़ते हैं। इसमें अब कॉज क्या है, इस होता क्यों है? एलर्जेंस हम कहते हैं एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को, यानी कि वो एजेंट्स जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को हम कहते हैं एलर्जेंस। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं पोलन की, इसके अलावा स्मोक, परफ्यूम, पोल्यूटेंट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पोलन्स का एक स्पेसिफिक सीज़न होता है। जैसे ही वो उस सीज़न में पोलन्स जो हैं वो ये पोलन्स हवा में उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलन्स से पता पोलन्स गिरेंगे जगह जगह तो हमारा क्या कहते हैं फ्लावर्स उगेंगे, गार्डनिंग होगी। इसके अलावा फॉर्म्स वगैरह में भी ज़रूरत होती है, तो ये पोलन्स का एक सीज़न होता है और ये हवा में होते हैं। अब पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट जब ये पोलन्स उनके इनहेल करेंगे, उनकी एयर पैसेजेस में जाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि एलर्जी से स्वेलिंग से सिक्रेशन से एयर पैसेजवेज नैरो हो गए और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो गई। ठीक है, उसके अलावा स्मोक में होती है नाइकोटीन, उसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स होते हैं टोबैको स्मोक में खासकर, कि वो क्या करेंगे, अस्थमा के पेशेंट्स के पास बैठ के स्मोकिंग इट्स नॉट ओके। ठीक है, उसके बाद परफ्यूम, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको परफ्यूम से बहुत एलर्जी होती है, उनके परफ्यूम से भी डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, तो वो जब परफ्यूम की स्मेल इनहेल करते हैं तो यही प्रोसीजर उनके साथ स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा पोल्यूटेंट्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनको डस्ट एलर्जी होती है, या डिफरेंट काइंड्स में डस्ट में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उनकी अगर वो इनहेल कर लेते हैं
तो उसकी वजह से भी अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत एलर्जी होती है। इस वजह से कहते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स को हमेशा अपने साथ इनहेलर ज़रूर रखना चाहिए। इनके सिम्टम्स में अब सबसे जो मेजर सिम्टम आता है वो आता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी का है, और अगर ये वक्त पे ना पकड़ लिया जाए देन इट कैन प्रूव फैटल, डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है ये। दूसरे नंबर पे क्या कि कफ इनको बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस स्टार्ट हो जाती है, इनकी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में हम मोस्टली देते हैं इनहेलर। इनहेलर हम क्यों देते हैं? इनहेलर्स में अब अगर देखा जाए ना, कभी आपने इनहेलर्स देखे होंगे सामने, अगर आप वैसे उसके सोल्यूशन की बात करो ना, उसके अंदर मेडिसिन क्या होती है, तो उसके अंदर हमेशा ब्रोंकोडाइलेटर्स होती हैं, वही जो हमने एम्फिसीमा में पढ़े थे। क्या ब्रोंकोडाइलेटर्स के हमारी जो ब्रोंकाए हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये डायलेट कर दें, मतलब अगर ये नैरो इस तरह हो गए हैं तो ये डायलेट कर दें, एयर पैसेज पर आराम से आ जाए। तो वो इसका सोल्यूशन बना के ना तो इनहेलर की फॉर्म में देते हैं, और जब ये पेशेंट्स अस्थमा के इनहेलर चूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक वो रिलैक्स फील करते हैं। इसमें क्या है कि अस्थमा में कोई भी एलर्जी आएगी, ब्रोंकाई आपके इन्फ्लेम कर जाएंगे, जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होगी, एयर पैसेजवेज नैरो होंगे, कुछ भी होने से साथ ही ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट करने लग पड़ेंगे, ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट करने लग पड़ेंगे, मतलब वो छोटे होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा होने के चांसेस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा लास्ट है डिजीज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, डेट्स लंग कैंसर, हमारा 5th डिसऑर्डर। सबसे पहले तो इसमें आपको कैंसर का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, मतलब सेल्स जो हैं, एक तो आपके नॉर्मल सेल डिवाइड कर रही हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो डिवीजन स्टार्ट हो जाए सेल की, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसने डिवाइड किया, इसने ये 2 सेल्स बना दिए, फर्दर डिवाइड किया, मतलब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल्स की चलती जा रही है, इसको हम कहते हैं कैंसर। एक तो नॉर्मल डिवीजन होती है, उसकी बात नहीं कर रही, डेट्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इसमें ना तो कोई टाइम है ना कुछ है, इसमें बस डिवीजन आपके सेल्स की होती जानी है, तो इसको हम कहेंगे कैंसर। ठीक है, उसके बाद अगर आप कैंसर के आपको पता चल गया आप कैंसर रिलेटेड टू वर्ड लंग, तो इसका मतलब लंग कैंसर। तो लंग कैंसर में हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल ऑफ लंग्स। अब ये देखो, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन द लंग्स। अब ये कि आपके लंग्स जो हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं डेट। अब ये ग्रो करते जाएंगे हद से ज़्यादा, तो वो क्या बनाने लग पड़ेंगे, ट्यूमर्स। अब जब जगह जगह आपके ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, डेट्स कॉल्ड लंग कैंसर। इसके कॉज क्या होता है कि इसमें मेन कॉज कार्सिनोजन कहते हैं कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कोई भी ऐसे एजेंट्स या केमिकल्स जो कि कैंसर को कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजन्स। कार्सिनोजन के बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है रेडिएशंस। रेडिएशंस का क्यों कहा जाता है कि ये लंग कैंसर पे इफेक्ट करते हैं? क्योंकि रेडिएशंस, जब कोई भी रेडिएशन आपके सेल के ऊपर पड़ती हैं तो ये सेल को डिवाइड कर देती हैं। तो वो लोग जो कि रेडिएशन सेंटर्स में काम करते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कि वो उनको कैंसर होने के, किसी भी किस्म का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रेडिएशंस का जो हमारे सेल्स है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता ही ऐसे है कि वो हमेशा सेल के ऊपर ये रेडिएशन पड़ी, उसने सेल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो इन्फेक्शन। अब वो लोग जिनको इन्फेक्शंस रहे हैं या बहुत ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस हैं वो लोग, तो उनको कैंसर्स होने के चांसेस बहुत है, जैसे कि नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, आपने पढ़ा कि इनके अंदर इन्फेक्शंस होते हैं। तो वो इन्फेक्शन जब ज़्यादा देर तक रहते हैं, क्रोनिक स्टेज में रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको लंग कैंसर हो सके। उसके अलावा स्मोक के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर बोर्ड। तो इसका मैं आपको बोर्ड में उसके वीडियो में बताती हूँ कि स्मोक जो है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे लंग्स पे। वो स्मोक के अंदर असल में होते हैं नाइकोटीन, इसके अलावा कार्सिनोजेंस होते हैं। 50% कार्सिनोजन स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग्स को कैंसर काज करते हैं। उसके अलावा लंग्स को वैसे भी डैमेज कर देते हैं हमारे टिश्यूज़ को। तो स्मोक एक कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है लंग कैंसर के लिए। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में आपने देखा होगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी हमने जितने भी डिजीज़ पढ़े हैं उन सब के सिम्टम्स क्वाइट सेम थे कि कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वेट लॉस वगैरह। तो इनमें ये डिजीज़ ऐसी हैं कि इनका पता तब चलता है जब तक पेशेंट का 50 to 70% नुकसान हो गया होता है, तब जाके इनका पता चलता है, उससे पहले इनका पता भी नहीं चलता। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की बात करो तो हम इनमें मोस्टली कीमोथेरापीज़ करते हैं, या फिर अगर कोई स्मोकर है तो उसका लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे ताकि वो स्मोकिंग छोड़ दें।
और मतलब डिफरेंट किस्म के उसके डाइट प्लान चेंज कर देंगे, उसकी अल्कोहलिक कंजप्शन बहुत ज़्यादा तो उसको भी ज़रा रोक देंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के जो लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं वो करेंगे ताकि लंग कैंसर से प्रिवेंट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये था आज का काम। अब हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर लेक्चर नंबर 4 होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्मोकिंग, बैड हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, क्योंकि ये रिगार्डिंग योर बोर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है इसका भी बोर्ड में। तो आई होप सो कि आज की आपको समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच।